नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित त्रिकोणमिति नामक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की कक्षा 10 में प्रश्नावली 8 है। लेसन 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम आपके पीछे को अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि त्रिकोणमिति एक्चुअल में होता क्या है, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो है कि मैं बता चुका हूँ। आज मैं जो है कि प्रश्नावली 8.1 तो बोर्ड में टोटल जो है कि 70 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें से 12 नंबर का प्रश्न केवल त्रिकोणमिति से आता है। और त्रिकोणमिति में केवल 2 चैप्टर है, बहुत ही सरल है। अगर जिस प्रकार से मैं समझा के बता रहा हूँ, अगर आप लोग सारी बातों को समझ जाते हो तो अपने से आप जो है कि प्रश्न को हल करके 12 नंबर जो है कि बड़े ही आसानी से जो है कि आप त्रिकोणमिति के माध्यम से पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से समकोण त्रिभुज दिया है, इस तरह से ABC, और बोल रहा है कि यहाँ पे जो कोण B है ये आपका समकोण है, यानी 90 अंश का है। इतना चीज दिया हुआ है। और एक चीज और दिया हुआ है, यदि tan A बराबर 1/3 ये दिया हुआ है। तो आगे बोल रहा है, इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, जिसमें पहला क्या बोल रहा है, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करने, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे इसका मान हम ज्ञात करेंगे। हमें tan A का मान दिया हुआ है, यानी जो कोण है वो कोण A लिया हुआ है, इस कोण की बात कर रहा है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का वाले फार्मूला से पहले tan थीटा का जो है कि हम सूत्र लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन का होगा, ये कास का होगा, ये tan का होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसके बराबर हम लिख देंगे लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख देंगे। अब देखिए, जब हमारा कोण A है, जब हमारा कोण A दिया हुआ है, तो लंब कौन सी भुजा होगी, BC लंब होगा, यानी कि ये लंब होगा इसमें। और 90 अंश के ठीक सामने भुजा तो कर्ण हमेशा ये होती ही है, ये आपको पता ही है कि ये कर्ण होगा। जो तीसरी भुजा बची हुई है आधार, तो आधार आपका ये होगा, ये आपका आधार होगा। अब देखिए दिया क्या है, लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान। तो यानी यहाँ पे लंब का मान ये 1 है ये, और आधार का मान यहाँ पे दिया है √3, इसका मान दिया हुआ है √3। तो अब देखिए, आपको इस त्रिभुज में 2 भुजाओं का तो मान दिया हुआ है, 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है, AB और BC का मान दिया हुआ है, लेकिन AC का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर जो है कि त्रिभुज में सिर्फ 2 ही भुजा का मान ज्ञात हो, तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का पहले, सबसे पहले तीसरी भुजा का मान ही निकालोगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहले AC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण पर बना किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा ये है, इसका वर्ग क्या होगा, AC का वर्ग बराबर होगा शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है, तो इनके वर्गों का योग कर दो तो बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। AB का मान कितना दिया हुआ है, कड़ी में 3, तो इसको हम लिख लेते हैं कड़ी में 3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस BC का मान दिया हुआ है 1, अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो बराबर। अब देखो, अगर कोई संख्या करड़ी के अंदर है, कोई संख्या है या कोई अक्षर है, अगर वो करड़ी के अंदर है तो करड़ी के अंदर जो संख्या है अगर उसका वर्ग करोगे तो करड़ी सिर्फ हट जाती है। तो करड़ी में 3 का जब वर्ग करोगे तो करड़ी केवल हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग करोगे तो 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा, 1 हो जाएगा। तो ये जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। अब देखो, हमें AC का स्क्वायर अभी मिला है, ये 4 जो आया है वो AC के स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाओगे तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब यहाँ पे बराबर के इस तरफ का स्क्वायर हटाओगे तो बराबर के उस तरफ जो भी चीज़ दिया हुआ है, जो संख्या आई हुई है, उसका जो है कि करड़ी के अंदर हो जाएगा वो। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AC बराबर √4। अब अंडर रूट का मतलब होता है, करड़ी का मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल निकालना। तो जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। वर्गमूल निकालने पे 2 आ जाएगा। अब हमें AC का मान ज्ञात हो गया, AC का मान मिल गया, ये 2 है। अब देखो, जब तीनों भुजाओं का मान हमें पता हो गया तो हमें कुछ भी बोले मैं आराम से कर लूँगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें अभी तक क्या मैं देखता आ रहा हूँ, आप लोग क्या देखते आ रहे हो कि जब तक जो है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का ही मान दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा जो नहीं दी हुई है उसका मान निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे सवाल को हल कर पाएंगे। तो अब देखो, इसका मान जब 2 हमें मिल गया, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो अब हम इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, अच्छा, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि यहाँ पे जो है कि साइन काशी है, इसका मतलब क्या है, 2 यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या चिन्ह हो जाएगा, गुणा। यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले साइन A का मान हम लिखेंगे। साइन A का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो चूंकि साइन A है, कोण A है, जब कोण A दिया हुआ है तो इस A कोण के लिए हमारा लंब A हो जाएगा और आधार A हो जाएगा और कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 1 बटा कर्ण हो जाएगा 2। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं बराबर 1 बटा 2। अब यहाँ पे अभी तो अक्षर था तो गुणा का निशान नहीं था, लेकिन जब आप गिनती में लिखोगे तब जो है कि अंकों में लिखने के बाद उसका गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लगा दोगे गुणे, फिर काशी। अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे तो कोण यह था, लेकिन अब जो है कि काश के लिए क्या बोल रहा है, काशी। काशी का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो दे रहा है वो
अब जो है कि इस कोण की बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है इसकी। तो कोण सी के लिए क्या होगा, कोण सी जब दिया हुआ है, हम कोण सी की बात करेंगे तो उसमें लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो अब काश सी, काश के बराबर क्या होता है, हमारा ये साइन है, ये काश है। काश बराबर होगा, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा हो जाएगा, 1, और कर्ण हमारा होगा 2। तो काश सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस, अब काश ए, यानी काश है और कोण ये है, तो काश के लिए आधार बटा कर्ण, जब कोण ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो काश ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो यानी कि कर्णी में 3 बटा कर्ण 2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। फिर गुणे, यहाँ गुणे का निशान है, फिर साइन सी। अब साइन जब ले रहा है और कोण सी ले रहा है, तो जब सी कोण ले रहा है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा कर्णी में 3/2 √3/2 बराबर। अब देखो जब गुणा है तो ये दोनों भिन्न है, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, बटा 2 से जब 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। फिर कर्णी में 3 का जब कर्णी में 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा 2 से 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो कर्णी में 3 का कर्णी में 3 में गुणा करने का मतलब कैसे हो गया, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, हालांकि ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे हो जाएगा। देखो कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3, तो इसके बराबर हो जाएगा एक ही कर्णी में 3 और गुणे 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे कर्णी है, तो कर्णी हम एक बार लगा के दोनों को लिख दिए गुणा में। अब जब वर्गमूल निकाल, अब देखो कर्णी का मतलब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड में क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ 3 का एक जोड़ा है, और जब कर्णी के बाहर करेंगे तो केवल एक ही 3 यहाँ बचेगा। वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट लिखा हूँ। ओके, तो अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 भिन्न है जिसको आपस में जोड़ना है, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि लघुत्तम का और वर्गमूल का उपयोग यहाँ बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, लगभग हर सवाल में किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि वर्गमूल को आप अच्छी तरह समझ लो, वर्गमूल निकालना है आपको अच्छी तरह आना चाहिए, और लघुत्तम समापवर्तक भी लेकर करके भिन्नों का जोड़ और घटाना और गुणा भी आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोनों का हर 4 है, इसलिए जो है कि यहाँ पे जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारा 4 ही हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 1 कम 4, अब जो भागफल आया 1 उससे ऊपर गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 1 कम 4, अब 1 से जो है 3 में गुणा करोगे तो 3 1 कम 3 ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4/4। अब देखो 4 1 कम 4, जब ऊपर नीचे 4 है तो 4 से भाग दे दिया 4 में, तो बराबर आ गया 1, और ये हो गया आंसर। आंसर का मतलब कि जो साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान पूछ रहा था, उसका उत्तर कितना आ चुका है,
1 आ चुका है। अब आगे हम 9 का दूसरा लगाने जा रहा हूँ। 9 का दूसरा बोल रहा है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। अब दोनों कास पहले ले लिया और साइन बाद में ले लिया। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है का मान ज्ञात करो। तो अब देखो, इसमें तीनों भुजाओं का मान पहले हम ज्ञात कर ही चुके हैं, तो उसी की सहायता से इनका मान रख करके इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? कास ए, इसके बराबर हम कैसे क्या लिखेंगे? कास थीटा बराबर होता है, साइन के बाद कास आता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, तो जब कोण ए है तो लंब ए होगा, आधार ए होगा। तो आधार बटा कर्ण का मान क्या हो जाएगा कास के लिए? आधार कड़ी में 3 बटा कर्ण 2, तो इसके बराबर हो जाएगा √3 बटा 2। और यहाँ पे बीच में गुणे का निशान है, इसलिए गुणा लगा दोगे। और फिर कास सी, अब देखो कोण सी की बात कर रहा है, तो जब कोण सी की बात आ गई तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। तो कास सी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 1 है बटा कर्ण कितना है? 2 है, माइनस साइन है। अब कोण ए की बात कर रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो जब कोण ए का बोल रहा है तो लंब ए होगा, आधार ए होगा। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा 2, यानी साइन ए की जगह हम लिख देंगे 1 बटा 2। अब गुणे साइन सी। अब कोण सी की बात कर रहा है, जब कोण सी आ गया तो लंब ए हो जाएगा। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण का मतलब कड़ी में 3 बटा 2 √3 बटा 2। अब इसके बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का जब 1 से गुणा करोगे, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का। तो कड़ी में 3 है कम कड़ी में 3 बटा 2 दूना 4 माइनस 1 का कड़ी में 3 में गुणा करोगे तो कड़ी में 3 ही आएगा बटा 2 दूना 4। अब देखो दोनों का हर 4 है, दोनों बराबर है, तो वैसे भी बराबर आप 0 लिख सकते हो, 0 आ जाएगा। अथवा आगे भी लगा लो, कैसे आएगा? दोनों का हर 4 है तो लघुत्तम में लो 4, तो 4 एक कम 4, 1 से गुणा कड़ी में 3 करोगे तो √3 ही आ जाएगा। माइनस इसी तरह 4 एक कम 4, 1 से इसमें गुणा करोगे तो √3 आ जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटाओगे, जब दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बटा 4। और किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 हो गया, हर चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 है तो उसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। यानी कि अब ये 0 हो गया, ये आ गया आंसर। ये आपका अंश है और ये आपका हर है। तो अगर किसी भिन्न का अंश 0 है, हर में कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, लाख करोड़ 2 करोड़ अरब खरब, तब पर भी उसका मान हमेशा 0 ही आता है। इसलिए इसका मान 0 प्राप्त हो गया, जो कि आंसर है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में जान परिचय में शेयर करो और बेल बजा दो। बेल बजा करके जो है कि आप सब्सक्राइब कर लो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी तरह से बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हुए हर प्रश्नावली का, हर प्रश्नों का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। और आप लोग कहीं भी ट्यूशन करने की, किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे विद्यालय में पढ़ो। विद्यालय के बाद मेरे जो है कि वीडियो को देखो, बार बार देखो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि हर प्रश्न बड़े आसानी से समझ में आएगा।
और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके अपना कमेंट डाल दो कि मेरे को इस प्रश्नावली का ये सवाल अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा उसको दोबारा फिर से जो है कि समझाते हुए एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं डाल दूँगा। ओके बच्चों, तो मेरा मकसद यही है कि आप जैसे बच्चों की कमजोरियों को दूर किया जाए। सिर्फ एक प्रश्न को आप लगाना मत सीखो, बल्कि वो तरीका आपको पता हो जाए कि जिसके माध्यम से आप कोई भी सवाल हल कर ले जाओ, आपको सारे प्रश्न समझ में आने लगे, आपको प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है वो तरीका समझ में आ जाए, तो बोर्ड में कैसा भी सवाल आएगा आप अपने से लगा लोगे। और यही जो है कि पढ़ने का अच्छा मतलब होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपके किताब में दिए हैं हूबहू वही प्रश्न आपके बोर्ड में आए। हो सकता है उसका अंक बदल जाए, हो सकता है कि उसी में से थोड़ा सा परिवर्तन करके दे दे। तो आप लोगों को जब प्रश्नों को हल करने अपने से आ जाएगा, सारी बातों का आप लोग समझने लगोगे, तो आराम से किसी भी प्रश्न को हल कर लोगे और आराम से पास हो जाओगे। ओके।